नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्व क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग जर्नल एग्रीकल्चर का चौथा पार्ट पढ़ेंगे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें मैं आप लोगों को 15 प्रश्न सॉल्व कराऊंगा इनके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। और आप लोग इस 15 में से कितना स्कोर कर पाते हैं, ये अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिख रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल। मतलब वह कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो रिस्पॉन्सिबल है नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का। यानी कि एक तो सहजीवी होता है सिम्बायोटिक, एक असहजीवी होता है। मतलब वो केवल फायदा, एक सहजीवी होता है। सहजीवी का मतलब ये होता है कि तुम मुझे थोड़ा सा दो, मैं तुम्हें थोड़ा सा देता हूँ। जैसे जो राइजोबियम होता है, ये थोड़ा पौधे की जड़ों को खाता है और पौधों की जड़ों को नाइट्रोजन देता है। तो एक तो जड़ों को खा रहा है, तो अपना राइजोबियम अपना ले रहा है, और पौधों को नाइट्रोजन दे रहा है। ठीक, तो ये दोनों आपस में सहजीविता कर रहे हैं, मतलब सहभागी हो रहे हैं। मतलब तुम थोड़ा सा मुझे खाने के लिए दो नाइट्रोजन, मैं तुम्हें थोड़ा सा खाने के लिए दे रहा हूँ अपनी जड़। ठीक, तो ये तो सिम्बायोटिक हो गया। एक नॉन सिम्बायोटिक होता है, मतलब वो केवल देता ही है, नाइट्रोजन केवल देता है, उससे कुछ ले नहीं रहा है। इस प्रकार का कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? ऑप्शन नंबर ए माइको राइजा, ऑप्शन राइजोबियम, एजिटोबैक्टर या नाइट्रो सॉरी नाइट्रोबैक्टर। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एजिटोबैक्टर। एजिटोबैक्टर ये ग्रेमिनी कुल की क्रॉप में, गेहूं में ज्यादातर यूज किया जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में। फिर अगला क्वेश्चन है, ए विरियंस इज ए। विरियंस क्या है? ये मैंने आपको पैथोलॉजी के जो टर्मिनोलॉजी पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने बताया था विरियंस क्या है। ये क्या होता है? इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड होता है, या इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल होता है, या वायरल पार्टिकल ऑन बैक्टीरिया होता है, या नन ऑफ दीज। तो आपका जो राइट आंसर है आपका बी, इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल। ये वायरस का एक पार्टिकल है जो इन्फेक्शियस होता है। ठीक, वायरस से ही विरियंस बनते हैं। फिर अगला है, यूरिया डिग्रेडेडिंग बैक्टीरिया इज। मतलब वह कौन सा बैक्टीरिया है जो यूरिया को खराब करता है, यानी कि डिग्रेडिंग करता है उसकी। ठीक, तो आपका जो राइट आंसर है आंसर नंबर ए, बैसिलस पेस्ट्यूरी। ये जो बैसिलस पेस्ट्यूरी है, ये यूरिया डिग्रेडिंग का काम करता है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है, हाउ मच NaCl। मतलब कि कितना सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक इज एडेड इन बैक्टीरियल कल्चर मीडिया टू प्रूव सुटेबल ओस्मोलैरिटी। मतलब कि किसी अगर बैक्टीरिया का कल्चर हमें बनाना हो, बैक्टीरिया को रखने के लिए, बैक्टीरिया को जीवित रखने के लिए कोई कल्चर मीडियम अगर तैयार करना हो, तो उसमें NaCl का कितना परसेंट घोल होना चाहिए? 5% या 10% या 0.5% या 20%? तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यानी कि 0.5% होना चाहिए NaCl। अब अगला क्वेश्चन है, व्हेन pH इज लो। अगर pH लो होगा तो सॉल्युबिलिटी, आयरन की सॉल्युबिलिटी कैसी होगी? इंक्रीज करेगी, सॉरी डिक्रीज करेगी, या इंक्रीज करेगी, या इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी, इंक्रीज होगी। कहने का मतलब ये है कि जब पीएच, सॉइल का पीएच जब घटने लगता है, तब जो आयरन होता है उसकी सॉल्युबिलिटी, मतलब वो पानी में घुलने की सॉल्युबिलिटी जो होती है, पौधों को प्राप्त होने के लिए जो पानी में घुलता है, वो इंक्रीज होने लगती है। फिर अगला क्वेश्चन है, द डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर इज रिफर्ड बाई। तो डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर जो होता है वो रिफर्ड बाई किसके द्वारा? वैल्यू, ह्यू, कोरोना, या ऑल ऑफ एबव? तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये ह्यू के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टेक्सचरल क्लासेस इन टेक्सचरल ट्राइंगल। मतलब कि टेक्सचरल जो ट्राइंगल होता है, मैंने सोशल साइंस पढ़ाया था तो उसमें बताया था, ऐसे ऐसे उसमें से टेक्सचरल ट्राइंगल ऐसे बने होते हैं, ऐसे ऐसे बने होते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक, तो देखो ध्यान से देखो तो हर जगह ट्राइंगल ऐसे बन जाता है।
तो इसमें ये टेक्सचरल ट्रायंगल में कितने क्लासेस होती हैं? 24 क्लास होती है, 12 होती है, 18 होती है। तो आपका जो राइट आंसर है, आंसर बी, यानी कि 12 क्लासेस होती हैं। फिर अगला है डाई सिट्रस डाइवैक इज द डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ, मतलब जो सिट्रस में डाइवैक लगता है, डाइवैक एक सिस्टम होता है, सिम्टम होता है पौधों में। इसमें पत्तियां जो होती हैं सबसे, जैसे मान लो ये पत्ती है, तो ये पहले यहाँ सूखेगा, फिर ऐसे धीरे धीरे जड़ की तरफ सूखता चला आएगा। पौधे का सबसे ऊपरी भाग पहले सूखेगा, फिर धीरे धीरे वो ऊपर से नीचे की तरफ सूखता चला आएगा। तो ये सिस्टम, ये सिम्टम जो होता है वो किसके डिफिशियंसी से होता है? मैग्नीज की, या कॉपर की, या कैल्शियम की, या बोरान की। तो आपका जो राइट आंसर है, आंसर नंबर बी, यानी कि कॉपर की, Cu की डिफिशियंसी से डाइवैक सिट्रस में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला है परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट इज मोर इन, मतलब जो कार्बन कंटेंट होता है उसका परसेंटेज कब ज्यादा होता है? मिट्टी में, मतलब सॉरी किसमें? ह्यूमिक एसिड में, या फैल्विक एसिड में, या ह्यूमिन में, या बोथ ए और बी दोनों में? परसेंटेज कार्बन कंटेंट किस में ज्यादा होगा? तो आपका जो राइट आंसर है, आंसर नंबर एक, ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड में जो कार्बन का कंटेंट होता है उसमें कार्बन ज्यादा पाया जाता है इन सब की अपेक्षा, इन दोनों की अपेक्षा इसमें कार्बन ज्यादा रहता है। अगला है द फर्टाइल सॉइल आर प्रोडक्टिव, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। ऑल फर्टाइल सॉइल आर प्रोडक्टिव, क्या सभी जो फर्टाइल सॉइल होती हैं वो प्रोडक्टिव होती हैं? मतलब कि जिसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा होता है जिस सॉइल में, क्या वे ज़्यादा फसलों का उत्पादन करती हैं? तो आपका राइट आंसर है फॉल्स। ठीक, ये फॉल्स क्यों है? इसको हम जब प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी जब दोनों बताएंगे, सॉइल प्रोडक्टिविटी और सॉइल फर्टिलिटी, तो उसमें हम बताएंगे। देखो फर्टिलिटी केवल होता है न्यूट्रिएंट के लिए, अगर मिट्टी में न्यूट्रिएंट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तो हम कहेंगे सॉइल फर्टाइल है। लेकिन प्रोडक्टिविटी के लिए और भी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे मान लो कि न्यूट्रिएंट तो बहुत है मिट्टी में, लेकिन मिट्टी कंकड़ीली है, या उसकी टोपोग्राफी नहीं सही है, ऊबड़ खाबड़ जमीन है, पानी नहीं उसमें रुक रहा है, तो ये सब चीजें प्रोडक्टिविटी के लिए भी मायने करती हैं, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं प्रोडक्टिविटी में, जबकि फर्टिलिटी के लिए केवल न्यूट्रिएंट ही एक फैक्टर होता है। तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन है ये फॉल्स है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगला है टोटल ग्रोथ ऑफ ए क्रॉप और ए प्लांट इज प्रोपोर्शनल टू अबाउट 70% ग्रोथ फैक्टर इज ए, इसमें क्या होगा कि पौधे की जो टोटल ग्रोथ होती है वो 70% ग्रोथ किस पे होती है, किस फैक्टर पे होती है, किस प्रोपोर्शनल होती है? लॉ ऑफ मिनिमम के, या लॉ ऑफ मैक्सिमम के, या लॉ ऑफ एब्जॉर्बेशन की? ये भी सॉइल साइंस का ही एक क्वेश्चन है। तो आपका जो राइट आंसर है, राइट आंसर है आपका बी। ठीक, लॉ ऑफ मैक्सिमम, लॉ ऑफ मैक्सिमम के थ्रू ये प्रोपोर्शनल होता है किसी भी पौधे की ग्रोथ का 70%। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है सेकेंडरी स्प्रेड ऑफ पैडी ब्लास्ट इज थ्रो, जो सेकेंडरी स्प्रेड होता है पैडी ब्लास्ट का, देखो पैडी ब्लास्ट एक क्या है? डिजीज है। ये एक बार तो मान लो जैसे लग गया पौधे में, जैसे गेहूं सॉरी धान में लग गया, पैडी धान में लग गया, फिर अब वो धान सूख गया, उसकी मैंने कटाई कर ली, कटाई करके उसका भंडारण भंडारण कर लिया, सब काम खत्म हो गया। लेकिन अगले साल जब हम फिर धान की बुआई उसी खेत में कर रहे हैं, धान की रोपाई कर रहे हैं उसी खेत में, तब फिर से उसमें पैडी ब्लास्ट लग रहा है। तो वो क्यों लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है? यानी कि सेकेंडरी, यानी कि दोबारा वाला जो स्प्रेड हो रहा है वो क्यों हो रहा है? तो आपका ऑप्शन है जू स्पोर, ऊ स्पोर, कोनिडिया, या बेसिडोस्पोर। तो आपका जो राइट आंसर है, आंसर नंबर सी, यानी कि कुनिडिया। कुनिडिया होता है या फंगस का एक छोटा सा पार्ट होता है। पैथोलॉजी आप जब पढ़ेंगे, पैथोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में मैंने डिटेल में कुनिडिया, ऊस्पोर, जूस्पोर और बेसिडोस्पोर इन सब के बारे में डिटेल में बताया है, तो आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। फिर अगला है लेट ब्लाइट कॉजिंग फंगस सर्वाइव्स इन द सॉइल एज, जो लेट ब्लाइट फंगस होते हैं ये सर्वाइव करते हैं सॉइल में कैसे? जैसे मान लो लेट ब्लाइट लगा था गेहूं में, सॉरी पोटैटो में, लेट ब्लाइट पोटैटो में लगा था, लेकिन पोटैटो का समय चला गया, हमने क्या किया, पोटैटो को खुदाई उदाई कर ली, उसकी हार्वेस्टिंग करके उसको स्टोर कर लिया।
अब साल भर उसी मिट्टी में पड़े रहेंगे लेड ब्लाइट के जो स्पोर होंगे, फिर वो अगले साल जब हम फिर बुआई करेंगे उसकी सॉरी आलू की यानी पोटैटो की, तो फिर उसमें लग जाएंगे। तो ये कैसे, ये कौन से होते हैं, ऊस्पोर, जूस्पोर या बेसिडोस्पोर या कुनिडिया। अब आपका जो राइट आंसर है वो ऊस्पोर है। जो लेड ब्लाइट के फंगस के, जो लेड ब्लाइट नामक एक फंगस होता है जो लेड ब्लाइट लगाता है, उस फंगस का जो ऊस्पोर होता है वो मिट्टी में पड़ा रहेगा साल भर, वो अगले साल फिर लगाएगा। ठीक, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमें सॉइल ट्रीटमेंट करनी जरूरी है। ठीक, तो सॉइल ट्रीटमेंट कर देंगे तो ऊस्पोर जो होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रियॉन्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। जो प्रियॉन्स होता है ये कब डिस्कवर किया गया था, सॉरी मतलब किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था। प्रियॉन्स, वायरस, वायराइड्स, बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज, माइकोप्लाज्मा, ये सब जितने भी टर्मिनोलॉजी है सब मैंने पैथोलॉजी के टर्मिनोलॉजी में समझा दिया है, तो आप वहां से समझ सकते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर है आंसर नंबर बी, यानी कि प्रिजनर थे, एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था प्रियॉन को सबसे पहली बार। फिर अगला है पॉलन ट्रांसमिटेड वायरस आर, मतलब वो कौन सा वायरस है जो पॉलन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है। मतलब कि जब पॉलन पराग कण एक फूल से दूसरे फूल पर जाता है तो उसी के साथ वो वायरस भी चला जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है इलर वायरस। क्या है, इलर वायरस, ILLAR, इलर वायरस। ये जो होता है ये पॉलन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब बस आज के लिए केवल यही 15 क्वेश्चन। थैंक फॉर द अटेंडिंग माय क्लास। इफ यू लाइक द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल सक्सेस विद स्मार्ट लर्निंग विद शुगर क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपका जो भी सजेशन हो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।